अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम साहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान इसराइल जंग में आलमी मज़म्मत, ताज़ा हमलों और सिफारती सरगर्मियों की। तो ईरान ने जंग के 8वें रोज़ भी जवाबी हमले जारी रखते हुए जनूबी इसराइल के शहर बेरशेबा समेत कई इलाकों में मिसाइल बरसाए। फौजी और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, अस्करी तनसीबात, हाइफा और तेल अवीव में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया, जिससे सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गई हैं। इसराइली डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान ने हालिया हमलों में क्लस्टर बम वॉरहेड्स इस्तेमाल किए, जो वसी पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत भी रखते हैं। इसराइल ने तेहरान पर हमलों में 60 तैयारों के जरिए 120 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइली अहदाफ में मिसाइल फैक्ट्रियां भी शामिल थीं। जंग के बढ़ते दायरे और अमरीकी शमूलियत के खदशे ने मशरिक़ वस्ता को खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। सदर ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा करते हुए वाज़ेह किया है कि फैसला जल्द होगा। दूसरी तरफ ईरान भी खबरदार कर चुका है कि किसी तीसरे मुल्क का हमला संगीन नताइज का बाइस बनेगा। फिलहाल अमेरिका के मशरिक़ वस्ता में 40 से 50 हज़ार एहलकार तैनात हैं, जिनमें से 10 हज़ार सिर्फ कतर के अल अदीब एयरबेस में मौजूद हैं, जो अमरीकी कार्रवाइयों का अहम मरकज है। तीसरी जंग अज़ीम के बढ़ते खदशे के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज जनीवा में हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतरेस ने खबरदार किया है कि ये तनाज़ा बैनुल अक़वामी तसादुम में तब्दील हो सकता है। जबकि उधर चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल पर गहरी तशवीश है, इसके साथ साथ इसराइल के ईरान पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, एफर्ट्स भी शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अहमद अरबी साहब ने। अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। सलामती कौंसिल का आज इजलास भी है और उसके बाद हम देख रहे हैं कल OIC का इजलास भी तलब किया गया है और उसमें इस कॉन्फ्लिक्ट पर बात होगी। आपको लगता है संजीदा एफर्ट्स शुरू हो चुकी हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए या कम से कम जंगबंदी करवाने के लिए? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो आजकल की जो रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, या जो जंगों के दरमियान में होने वाली डिप्लोमेसी है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है आपके इंटरेस्ट पे। इसमें आपके इमोशंस, आपके जज्बात, एहसासात वो इतना मैटर नहीं कर रहे होते। एक चीज़ जिसके अराउंड ये घूम रही होती है वो आपके इंटरेस्ट होते हैं। आपको इसमें मुल्कों की बात कर रहा हूँ कि किसी मुल्क को इस जंग में शामिल होने का क्या फ़ायदा है, ना शामिल होने का क्या नुकसान है, और अगर वो शामिल होता है तो उसके बाद उसको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट होते हैं कौमों के, जो डिसाइड करती हैं कि जंग का फ्यूचर क्या हो। जहां तक ये अमेरिका की आपने बात की, अमेरिका के अंदर आप ये देखें कि इस जंग के अंदर जो ईरान और इसराइल में दो एंटिटी, एक ईरान है, एक इसराइल है। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान ने रिटेलिएशन की। लेकिन जब हमला किया उसके बाद से इसराइल का फोकस इस बात पे है कि वो अमेरिका को इस जंग के अंदर इन्वॉल्व करे। अब अमेरिका आज तक पिछले 70 सालों से जब से इन्होंने कब्जा किया है, ये ज़ायनिस्ट ने फलस्तीनियों की जमीन के ऊपर, तब से अब तक इन्होंने बेतहाशा जंगें लड़ी। लेकिन एक जंग भी इसराइल ने ऐसी नहीं लड़ी कि जिसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। अमेरिका के बगैर इन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी। जंग जीतना दूर की बात है, ये जंग लड़ते भी नहीं है अमेरिका के बगैर। लेकिन इस दफा अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं और जो दुनिया के हालात हैं वो तब्दील हो चुके हैं। पिछले 70 साल तो अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड की सोल सुपर पावर था। अब अमेरिका की मुकाबले पे काउंटर बैलेंस करने के लिए और सुपर पावर्स भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जो हम कहते हैं कि दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गई। और अमेरिका के अंदर आपको एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी नजर आ रहा है। अमेरिका आपसे 10 साल पहले जो था अभी वो नहीं है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसकी सारी कैंपेन इस बात के ऊपर बेस करती थी, विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और हम बाहर की जंगों से अमेरिका को निकालेंगे। तो जब और पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर लीडर हमेशा अपने पॉलिटिकल रिटोरिक की हिफाजत करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल रिटोरिक ये था कि हम बाहर की जंगों में नहीं शामिल होंगे, हम अमन करेंगे। और दूसरा एस्पेक्ट ये है, एक तो अगर इस जंग के अंदर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस बन जाएगी। यहां तक कि टेड क्रूज की जो परसों की पॉडकास्ट टकल कार्लसन के साथ वायरल हो रही है,
उसमें भी जो एपेक का एक सबसे बड़ा सपोर्टर है अमेरिका इसराइल रिलेशंस का, उसने भी ये कहा है कि अमेरिका को इंटरवेंशन से गुरेज करना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर अमेरिका इंटरफेयर करता है इस जंग के अंदर, तो ये जंग क्योंकि पहले ईरान और इसराइल के दरमियान में थी, अगर अमेरिका इंटरफेयर करता है तो फिर ये फैलकर इसमें चाइना भी इंटरफेयर करेगा दूसरी साइड से, और फिर रशिया भी इंटरफेयर करेगा। आपने देखा कि ईरान और इसराइल आपस में एक दूसरे को बातें कर रहे थे जब ये जंग हो रही थी, सारी स्टेटमेंट्स एक दूसरे के खिलाफ दे रहे थे, लेकिन द मोमेंट अमेरिका ने कहा इंटरफेयर करना शुरू किया इस जंग के अंदर, तो उसी वक्त आपने देखा शी जिनपिंग की तरफ से एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट आया कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। सो ये अहमद साहब, सारे ये तो बात चीजें, ठीक ये होगी, सारे आपने फैक्ट, बता दिया कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका के लिए भी क्या क्या परेशानियां होंगी और कौन कौन सी दूसरी कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगी। ईरान के लिए फिर क्या ऑप्शन होगी? ईरान ने भी वाज़ेह तौर पर तो कह दिया अगर तीसरा मुल्क कोई ऐड होता है तो फिर संगीन नताइज होंगे, तो उसके बाद फिर ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? और ईरान आपको लगता है कि मुज़ाकरात की तरफ जाएगा? देखिए बात यह है, ईरान तो पहले भी मुज़ाकरात कर ही रहा था। जी। जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो अमेरिका के मीडिएटेड टॉक्स तो चल रहे थे। तो बात यह है कि वो टॉक्स के दरमियान में इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उन टॉक्स को जो इंसान लीड कर रहा था उसको शहीद कर दिया। और अब अगर दोबारा से वापस मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसराइल और अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव, स्पेशली इसराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में नाकाम रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात तो जंग से पहले भी हो रहे थे। उसी स्टेज के ऊपर अगर ये वापस लेके आ रहे हैं ईरान, तो मेरा ख्याल है कि पहले भी ईरान अग्रीड था मुज़ाकरात के ऊपर, ईरान को अब भी आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी अगर ये संजीदगी के साथ मुज़ाकरात करना चाहें तो। अच्छा, लेकिन अहमद साहब अगर देखा जाए तो अगर ये जंग जारी रहती है और ख़ास तौर पर इसराइल अगर आयतुल्लाह ख़ामनाई को निशाना बनाता है, तो हम देखते हैं कि अहले तशी का एक बड़ा तबका तकरीबन 20-21% तो पाकिस्तान में भी बसते हैं, तो उनका क्या ओवरऑल रिएक्शन हो सकता है इस पर? जी देखिए, बात यह है कि पूरी मुसलमान दुनिया को जो नुकसान इसराइल ने पहुंचाया है, पूरी मुसलमान दुनिया इससे वाकिफ है। पूरी मुसलमान दुनिया के अंदर जो इस वक्त जंग हो रही है उसके खिलाफ एक सेंटिमेंट है। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों का मिडल ईस्ट के अंदर कत्लेआम हो। मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, स्पेशली जो गाजा के मुसलमानों पे हो रहा है, उस पर पूरी मुसलमान दुनिया जो है वो कर्ब का शिकार है। लेकिन इसराइल का जो आप कहते हैं कि जो टारगेट है, वो उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लाइन रखा, वो इसी वजह से क्योंकि उनका मेन मकसद रजीम चेंज है। और रजीम चेंज करके वो यहाँ पे रजा पहलवी को लेके आना चाहते हैं। और टारगेट वो उनके अपना माइंडसेट ये है कि अगर वो जो आयतुल्ला खामनाई उनको अगर शहीद कर देते हैं तो यहाँ पे ईरान के अंदर इनके पपेट को लाके इंस्टॉल करना आसान होगा। तो लिहाजा अब इस वक्त अगर आप डायरेक्टली मेरे से ये सवाल करें, जो आपने अहले तशी एलिमेंट की बात की, तो मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि अब जो मुसलमान दुनिया है, वो इकबाल का शेर है, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने। कि मगरिब की तरफ से जो तूफान आया उसने मुसलमान को इकट्ठा कर दिया, मुसलमानों के अंदर का डिवाइड खत्म कर दिया, मुसलमानों के अंदर का सेक्टेरियन एथनिक लिंग्विस्टिक डिवाइड खत्म कर दिया। और अभी जो एज एन इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट मुझे जो डायनामिक्स नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट के या मुस्लिम वर्ल्ड के, तो आई थिंक सेक्टेरियन जो लेंस बहुत, ये जब इसराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो मेरा ख्याल था उसी वक्त सेक्टेरियन लेंस उम्मत ने उतार दिया था। और कौमें, क्योंकि पता था सबको कि ईरान के ऊपर हमले के बाद बारी बाकी मुल्कों की आएगी, कि जिसमें ग्रेटर इसराइल के नक्शे जाते हैं, सऊदी अरब की बारी आएगी, इजिप्ट की आएगी, यूएई की आएगी, लीबिया की आएगी। तो इट्स नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक सेक्ट, ये अब उम्मत का मसला है, तो पूरी उम्मत मिलके इसको अहमद साहब बिल्कुल हैंडल दुरुस्त आपने करेगी। फरमाया, और बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि ये उम्मत का मसला है और फिरका वारियत की बुनियाद पर जो मुस्लिम उम्मा को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, अब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद होती हुई नजर आ रही है। मसूद साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा, एक अहम फैक्टर ये भी है कि मीडिया का भी फैक्टर आ चुका है। इस दफ़ा इसराइली मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो रिवायती बयानियां नहीं बना सका, क्योंकि सोशल मीडिया ने हकाइक पूरी दुनिया के सामने आया कर दिए। तो क्या सोशल मीडिया की बदलती हुई दुनिया में अब कानून की बालादस्ती बढ़ेगी? क्या ममालिक इसराइल की तरह आलमी कवानीन को बालाए ताक रखकर जारियत का इर्तिकाब करेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, वक्त जितना गुजरता जा रहा है उसके मुताबिक जो नैरेटिव है, ये जो बात की आपने मुस्लिम उम्मा की और आइसोलेशन ऑफ इसराइल की, ये बिल्कुल आपको नजर आएगी। जितना इसराइल ने आइसोलेट किया था ईरान को इस पूरे रीजन में मुसलमान ममालिक के दरमियान,
ये जो ईरान ने अपनी रेजिस्टेंस दिखाई है और एक ये पैगाम वाज़े तौर पे दिया है दुनिया में कि हम खड़े हैं, मतलब हमने ये चीज़ फेस करनी है और नाउ और नेवर मोमेंट है, हमारा डू और डाई वाला सिलसिला है। और बिल्कुल सही बात की उन्होंने भी कि उम्मत मुस्लिमा वाला फैक्टर डेफिनेटली एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो इस वक्त सबका ईरान की तरफ है। और वो जो कहते हैं कि एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कोई बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तो मेरा ख्याल में ये मोमेंट आ गया है कि इतनी ज्यादा जितनी इजराइल ने तबाहकारी की है, जितना कुछ जुल्म किया है, और लोग इमेजेस देखते रहे हैं पिछले महीनों में, एक साल से ज्यादा गुजर गया है कि जिसमें बच्चों को मारा गया, तकरीबन 65-70 हजार लोग मर गए गाजा में, और तो डेब्रीज से आपको बॉडीज मिलती हैं बच्चों की। तो ये मोमेंट आ गया है, इस वजह से नहीं कि इसमें कोई मुसलमानों ने बड़ा अपना कोई किरदार अदा किया। मेरा ख्याल में ये इजराइल की जारहियत थी और बेइंतहा जुल्म था। और सेकेंडली आई वुड डेफिनेटली गिव क्रेडिट कि ईरान ने अपने आप को एक कौम के तौर पे दिखाया है, खड़ा हुआ है बहादुर मुल्क की तरह, और उसने जो रेजिस्टेंस की है, ये जितना टाइम गुजरता जा रहा है मेरा ख्याल में उतनी ज्यादा वर्ल्ड ओपिनियन और लोगों के जो स्पेशली जो लोग जो पॉपुलेशन है जितनी मुसलमानों की, उनका एक ओपिनियन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। आपने देखा G7 कंट्रीज ने, मतलब जिन्हें क्रूसेडर्स कहते थे किसी जमाने में, वो सब ने मुतफक्का तौर पे करारदाद दी इसराइल के हक में, अमेरिका का साथ देने में। तो ये मोमेंट अब मुसलमानों को एक महसूस हुआ है कि कोई एक मुल्क ऐसा है जिसने अपने आप को खड़ा किया है और जिसने ये फैसला किया है कि इट इज बेटर टू डाई ऑन द फीट देन टू लिव ऑन द नीज। तो ये मेरा ख्याल में एक मैसेज जो गया है दुनिया में विद इमेजेस। तो आप सब लोगों को देख लें, किसी भी फिक्र से ताल्लुक रखता है और मुसलमान, वो इस वक्त ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह ईरान जो है वो विक्टोरियस, फतहयाब होके निकले इस पूरे मार्के में, बिल्कुल। और इसराइल को एक बहुत इबरतनाक किस्म की शिकस्त हो। और ये इस वजह से नहीं है, मैं आपको जिस तरह बार बार कहा कि बहुत ज्यादा कोई मुस्लिम कंट्रीज ने बहुत ज्यादा अपने आप को इकट्ठा किया है, और ये सिर्फ एक इमेजेस हैं जो मीडिया का जो एक प्रोजेक्शन हुई है इतने अरसे में। और जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, देखें सोशल मीडिया को तो कोई नहीं बंद कर सकता। इसराइल ने तो अपने लोगों के लिए काफी सारी इमेजेस और काफी सारी चीजें बंद कर दी हुई हैं जो कि वो रेगुलर मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं नजर आ रही। जितना उन्होंने जो टारगेट्स हिट हुए हैं उनके मिलिट्री टारगेट्स और ऐसे टारगेट्स जो कि इंटेलिजेंस टारगेट्स थे उनके बड़े मेन। तो मगर सोशल मीडिया को नहीं बंद किया जा सकता। तो सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है जो हम देख रहे हैं, और उसमें डेफिनेटली एक रोल प्ले किया है नैरेटिव बिल्ड करने में ईरान के हक में, और तमाम मुस्लिम उम्मा के अंदर एक सॉफ्ट इमेज, एक पावरफुल इमेज इस वक्त है बिल्कुल कि आमिर साहब, किसी ना आपने किसी तरह दुरुस्त से कहा। ईरान जो लेकिन अगर देखा जाए तो स्टार्ट तो इस तरह से हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, ईरान ने उसका जवाब देना शुरू कर दिया, 8वें रोज़ में ये जंग इस वक्त दाखिल हो चुकी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें जो हैं वो 3 बड़ी ताकतों पे लगी हुई हैं। लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में देख रहे हैं कि अमेरिका क्या करेगा, क्या अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग में शामिल होता है या नहीं, ये बड़ा सवाल होने जा रहा है। फिर उसके बाद अगला सवाल ये होता है कि उसके बाद चीन और रूस क्या करेंगे। तो आप क्या ये समझते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो आगे मुस्तकबिल है ये इसराइल या ईरान तो तय नहीं करेंगे बल्कि अमेरिका, चीन या रूस तय करेंगे? देखिए, अमेरिका जो है ना वो इस वक्त एक पैराडॉक्स में है, और अमेरिका को खुद एहसास नहीं था कि ये इस सिचुएशन तक बात पहुंच सकती है। पहले अटैक के बाद और इसराइल ने एक गारंटी दी हुई थी अमेरिका को इस हमले के शुरू होने से पहले कि हम सक्सेसिव अटैक में इतना डैमेज कर देंगे, और उसके बाद हमारे इनसाइडर्स मौजूद हैं ईरान में जो अपना किरदार अदा करेंगे जिस तरह ये लोग करते रहे हैं इराक में, लिबिया वगैरह में, और एक टॉपल हो जाएगी जो अभी प्रेजेंट रिजीम है बिकॉज ऑफ द अपराइजिंग जो होगी अंदर। ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ईरान ने पहले दिन एक दिन था जिसमें उन्हें बहुत जबरदस्त किस्म का एक धचका पड़ा, और उनके बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स साइंटिस्ट और लीडरशिप मिलिट्री की जो है वो मारी गई, और उनके
टारगेट्स भी हिट हुए और इनसाइडर्स का भी पता चला कि बहुत सारे इनसाइडर्स ने हेल्प की है। ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया था उन लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को बैलेंस करके जो जवाब दिया, और जहां तक वो अभी खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि अभी हमने जंग शुरू की है और हम सब मरने को तैयार हैं, लीडरशिप सामने आके उनकी कहती है, ये वो मोमेंट्स होते हैं जो कि आप पूरी कौम को इकट्ठा करते हैं। और मेरा ख्याल में उन्होंने बहुत सही तरीके से इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया है, और एक नजर आता है कि एक तैयारी थी उनकी कि वो मतलब इसको सह सकेंगे और आगे जवाब दे सकेंगे। तो अमेरिका के पास ऑप्शंस जी 2-3 हैं, उसमें सबसे बड़ी ऑप्शन तो उनके पास यही है कि डायरेक्ट जंग में हिस्सा लें, और जब डायरेक्ट जंग में हिस्सा लेते हैं तो उनको वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने होंगे कि न्यूक्लियर उनका खत्म करना होगा और उनकी रिजीम को चेंज करना होगा। रिजीम चेंज नहीं हो सकती जब तक कि ट्रुप्स ऑन ग्राउंड ना हो, और मेरा ख्याल में अमेरिका अभी नहीं चाहेगा किसी किस्म की कैजुअलिटीज हो उनकी ट्रुप्स की, और वो इस पोजीशन में नहीं है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी हैं और वो एक्सटर्नली नहीं चाहता, जो ट्रंप ने एक मैसेज दिया हुआ कि मैं पीस वाला प्रेसिडेंट हूं, कि वो ट्रुप्स को ऑन ग्राउंड ईरान में उतारे, और अगर ईरान में उतारता है तो ये मामला लिबिया, सीरिया और इराक वाला मामला नहीं लिबिया, होगा, सीरिया, इराक वाला नहीं होगा। आमिर साहब साथ ही रहिएगा। अहमद साहब आपकी जानिब भी आऊंगी, कहिएगा आपको अब लगता है कि OIC, अक़वाम मुत्तहिदा ये जंग रुकवा सकते हैं? जी देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जंग जो है रुकनी है कि आगे बढ़नी है, इसका फैसला ईरान ने करना है, इसका फैसला इसराइल ने करना है। ये मुमालिक, और ये किस बेस के ऊपर फैसला करेंगे? डिटरेंस के बेस के ऊपर। अगर ईरान कामयाब हो जाता है इसराइल को डिटर करने में, इसराइल की वीकनेसेस को टारगेट करने में, ये इसराइल को ऐसे लगता है कि देखिए हमारे पास क्लियर कट एग्जांपल पाकिस्तानी होने के नाते, पहलगाम के बाद जो इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का इन्होंने किया, उसके बाद जो इंडिया की रिटेलिएशन थी, जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब देके इंडिया को डिटर किया, तो उसके बाद ही वो जंग रुकी। सो ये हार्ड पावर का दौर है, इसमें ईरान को इसराइल को डिटर करने में अगर कामयाब होता है तो फिर जंग रुकेगी। लेकिन उसके जो ऑप्टिक्स हैं आपको ऐसे ही नजर आएंगे कि OIC ने रोल प्ले किया, UNO ने रोल प्ले किया, अमेरिका ने किया, चाइना ने किया, रशिया ने किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज मैटर कर रही होती है वो ईरान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है इसराइल को डिटर करने के लिए। वो डिसाइड करेगी कि जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो अगर क्विकली मैं आपसे पूछ पाऊं, ये जंग अगर रुक जाती है तो किसका फायदा है, और अगर ये लिंगर ऑन होती है, ये आगे बढ़ जाती है या कुछ दिन मजीद चलती है, कुछ हफ्ते मजीद चलती है, तो उसका किसको नुकसान होगा? देखें, इसमें आगे आगे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम वेस्ट के ऊपर आप सारा देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, उनके न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, कि ईरान का जो मिसाइल्स का स्टॉक पाइल है उसमें कमी आ गई है बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ आपको कोई ये नहीं बता रहा कि इसराइल का जो आयरन डोम का मिसाइल सिस्टम है उसके अंदर वो अपने तारीख के लोएस्ट एब के ऊपर है, उसमें भी कमी आ गई है। सो दोनों तरफ जो मुमालिक हैं वो ज्यादा लंबी अरसे के लिए चलने वाली जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रोलॉन्ग्ड प्रोट्रैक्टेड वॉर दोनों के फायदे में नहीं है। और इस वजह से इट इज हाईली लाइकली कि कुछ ऑप्टिकल स्कर्मिशेस के बाद दोनों पार्टीज कुछ फेस सेविंग के बाद कोशिश करेंगी कि इस स्टेटस को जो भी है उसी को मेंटेन किया जाए। लेकिन क्योंकि सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इसराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करवा सकता है अमेरिकन बेसिस के ऊपर, जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर है। तो ये जंग भड़क भी सकती है, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग, एकेडमिकली स्पीकिंग, अभी इस जंग के मजीद फैलने के चांसेस कम हैं। इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि कुछ ऑप्टिकल स्कर्मिशेस के बाद जंग के फैलने के चांसेस आपके ख्याल में कम है। अच्छा आमिर साहब, मैं आपके जानिब आऊंगा। सर ये बताइएगा, बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है हमें कि 60% जो आयरन डोम ने उसकी कैपेसिटी जो है वो नज़र आ रही है, और बाकी जितने भी टारगेट्स हैं वो हिट हो रहे हैं इसराइल के अंदर। अब जितने टारगेट्स इसराइल के अंदर हिट हो रहे हैं, उसके बाद कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जितना नुकसान अब इसराइल का हो रहा है वो अमेरिका प्रेशराइज हो रहा है कि अब वो इस जंग में कूदे। और क्या ये इस बात की निशानदेही भी है कि ये मामला तो शायद इसराइल समझ रहा था कि वो खुद ही हैंडल कर लेगा? अमेरिका का इस मामले में दाखिल होना या शामिल होना इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल जो है वो इस मामले को कंट्रोल नहीं कर पा रहा?
जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि इज़राइल ने गारंटी दी थी अमेरिका को कि हम जो कुछ करेंगे तो सक्सेसिव स्ट्राइक से मामला हल हो जाएगा और सब कुछ हम अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेंगे, ऐसा हुआ नहीं। और इज़राइल इस वक़्त देखिए लॉजिस्टिक्स बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जंगें जो हैं वो बमों से और जहाज़ों से नहीं जीती जाती, वो आपकी विल से जीती जाती हैं, आपके फेथ से जीती जाती हैं और जब कौम इकट्ठी हो जाए तो उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। तो इज़राइल ने 2 ऑब्जेक्टिव में से दोनों हासिल नहीं किए। इवन उनका जो आयरन डोम है, उसमें डेफिनिटली मिसाइलों की कमी हो रही है और गैप्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हिट्स ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि जो एरो मिसाइल है, वो बहुत महँगा मिसाइल है, वो एटमॉस्फेयर में जा से ब बियॉन्ड स्पेस में इंटरसेप्शन करता है और वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं इज़राइल के पास। दूसरी चीज़ ये कि उनके पास कोई ऐसे बॉम्ब्स नहीं हैं, जो फ़ाल्डो के न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कि 2 से 250 से ज़्यादा डीप है, उसको जाके हिट कर सकें। उसके लिए सिर्फ GBU-57 जो बॉम्ब्स हैं, जो B-1B कैरी करता है, वही इस्तेमाल किया जा सकता है। उस और B-1B की भी सक्सेस से मेरा ख्याल में बहुत सारी सॉर्टीज़ चाहिए होंगी। सो ये लॉजिस्टिक्स वाइज़, प्राइस वाइज़ एक बहुत महँगी जंग हो चुकी है, इज़राइल के लिए स्पेशली और वो अमेरिका नहीं चाहता कि कॉस्ट बेनिफिट के लिहाज से उसको भी ये नुकसान उठाना पड़े और ह्यूमन कोई कैजुअलिटीज़ हों। तो अमेरिका ने इस वजह से अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। ये सिर्फ दोनों ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ये इज़राइल के बस में नहीं रहे। ये अगर कोई कर सकता है तो डेफिनिटली अमेरिका एक पुश करेगा विद ऑल इट्स एलाइज, तो फिर जाके कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसमें भी रीजन में आफ्टर दैट यानी हमें ये सोचना है कि उसके बाद क्या है। तो फिर उसके बाद जो है वो इंस्टेबिलिटी है इस पूरे रीजन में और स्पेशली पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाएगी कि पूरा वेस्ट जो है वो आपका हॉट हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ इसराइल कि के इस वक़्त ऑब्जेक्टिव्स जो है इज़राइल वो के अचीव नहीं हुए हैं और ये करने के लिए अमेरिका की पुश भी चाहिए। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहसन अल हबीब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यकीनन जैसे कि हमें आमिर साहब ने बताया कि इसराइल जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव नहीं कर सका, जिसकी वजह से अब बज़ाहिर लग रहा है कि अमेरिका कूदने को तैयार है, ऐलान भी कर रहा है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई वाज़े बयान सामने नहीं आया। 2 ऑब्जेक्टिव तो यही थे कि एक रजीम चेंज और दूसरा ये था कि एटमी क़ुव्वत का हसूल जो है वो उसे नाकाम बनाना। तो अभी तक ये दोनों टारगेट्स जो हैं अचीव नहीं हुए और ये वजह है कि अमेरिका जो है ये सोच रहा है और कि वो ईरान जंग में डटा शामिल हुआ है। यहाँ भी एक बार फिर से साबित हो गया कि जंगें जो हैं वो जज्बों से जीती जाती हैं। यहाँ वक्त हुआ है इस ब्रेक का। आप हमारे साथ हैं।